चलो बच्चों शुरू करते हैं। और बिजनेस के टेस्ट की बैड मॉर्निंग के बाद इकोनॉमिक्स की गुड मॉर्निंग मैं आपको करता हूँ। और अच्छा हो गया, इजी था टेस्ट। अच्छा, कितने बच्चों को इजी लगा टेस्ट? इजी था, कंप्लीट नहीं हुआ। वेरी गुड। ये ही बच्चों, आप जब फाइनल आपका मैच खेलोगे ना, तो ताकि ये जवाब आप तब ना दे सको कि जी बहुत लेंथी पेपर था और केस स्टडीज हमारे को तो संभल ही नहीं पाई, हमारे को तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसीलिए बच्चों ये थोड़ा लेंथी एक क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा डाला था मैंने। हाँ, वही छूट गया, तो कोई दूसरा एडजस्ट करता। रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना, हमें उन्हीं में मैनेज करना होता है। खैर, आज का कार्यक्रम चालू करते बच्चों। और सारे बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चों के चेहरे पे नजर आ रहा है कि भैया आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन, है ना, जिसको पारस बोल रहा है क्या भी बोलते हैं, मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारस तो बोला ही नहीं। हाँ जी। चलो, ये तो खूबसूरती है बच्चों कि हमारे बैच के बच्चे इतने सपोर्टिव है कि अगर एक नहीं बोलता तो बाकी दूसरे थोड़ा सपोर्ट लगाते हैं। लेकिन बस ये कार्यक्रम टेस्ट में ही नहीं चलता। कोई बात नहीं बच्चों। हाँ जी। मनी क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। और मनी क्रिएशन का जो टॉपिक है लगभग लगभग मैं आपको समझा चुका हूँ। और मनी क्रिएशन के अंदर ही कुछ और एडिशनल टॉपिक्स है, थोड़ा वो और कवर करने हैं। और आज हम वो कवर कर ही लेंगे, न्यूमेरिकल भी उसके कर ही लेंगे। और बच्चों अब बिल्कुल तैयार हो जाओ। अभी तक तो हम छोटे छोटे चिल्लू पिल्लू से न्यूमेरिकल कोई देख लिया भूला भटका हुआ, है ना, किसी चैप्टर में, जैसे कि गवर्नमेंट बजट में, फिर हमने किसमें, बीओपी में, छोटे छोटे से चिल्लू पिल्लू से, मनी में, ठीक है ना, बैंकिंग में भी चिल्लू पिल्लू से है। अब सिक्स्थ चैप्टर से आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और सेवन चैप्टर से लगभग लगभग हर एक चैप्टर ऐसा ही है कि जिसमें आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन भी काफी ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है ना, अलोंग विद द थियोरी। और ऐसा नहीं है कि केवल हम थियरी ही पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं विदाउट थियरी के, ठीक है ना। अगर आप रटना चाहोगे तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा दूंगा कि ये लिस्ट है, इनको रट लेना और फिर सॉल्व कर लेना। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी हम जिंदा है, कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और उसके बाद हाँ फॉर्मूला तैयार करेंगे कॉन्सेप्ट से, देन उसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। और वही चीज हम आज इस टॉपिक में भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्या होता है। बैंक्स में डिपॉजिट्स आते हैं और बैंक्स उन डिपॉजिट को क्या नहीं करते हैं, आइडल नहीं रखते हैं, उनको यूज करते हैं क्या करने के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोन बैंक देते हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं किससे, जो बैंक में इनिशियल डिपॉजिट्स आए होते हैं, ठीक है ना। और बच्चों इसी चीज को बोलते हैं मनी क्रिएशन, because banks are able to create the deposits, total deposits many more times in comparison to the initial deposits. This function of bank, commercial bank is called as money creation और credit creation। और इसके लिए बच्चों हमने दो assumption मानी थी, वो assumption आप मेरे को रिकॉल करा सकते हो, जस्ट मेरे माइंड से स्लिप हो गई। एक तो सारे बैंक को आपको क्या मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, और दूसरा, हाँ जी, बिल्कुल, जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, यानी कि रिसीट्स और पेमेंट्स होगी, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी, कैश में नहीं होगी। क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि जैसे ही कैश में ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो लीकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो प्रोसेस चल रही थी ना, उस प्रोसेस में से लीकेज हो जाएगा। और जहां से भी लीकेज हुआ वो प्रोसेस उसके आगे बैंक कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा, वो प्रोसेस पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हम ये मान के चलेंगे कि सारी ट्रांजेक्शन किससे हो रही है, बैंक से हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको टेबल भी करा दी थी यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कुछ कर लिया हमने। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमने जाते जाते किया था कि बैंक्स केवल एक फ्रैक्शन ही क्यों रखते हैं, डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन ही क्यों रखते हैं रिजर्व्स में, पूरा का पूरा रिजर्व क्यों नहीं बनाते 100%।
तो क्योंकि बच्चों उसके 3 रीजन आप बता रहे हो मेरे को। फर्स्ट, एक तो क्या है, एक जो प्रूडेंट बैंकर होता है, जो समझदार बैंकर होता है, उसको अपने, हाँ रेशनल, उसको अपने एक्सपीरियंस से पता है कि सारे के सारे लोग एक साथ पैसे निकलवाने के लिए नहीं आएंगे, विड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे सारे लोग एक साथ। चलो मैं मान भी लूं कि आ भी गए, तो सारे लोग एक साथ सारा पैसा निकालेंगे नहीं, पार्ट में निकालेंगे। और चलो फिर भी मैंने आपकी बात बड़ी करी, मान लिया कि पहले तो बहुत मतलब रेयर है, रेयर का कोइंसिडेंस भी कभी कभी भी नहीं हो सकता ऐसा कि सारे लोग आ जाए और एक साथ सारी अमाउंट निकाल ले। फिर भी अगर मैं 1% ये बोलो कि मान लिया कि सारे लोग आ गए और एक साथ सारा पैसा निकाल लिया, तो बैंक के खाली बैठा है, डेली के डेली डिपॉजिट्स आ भी तो रहे हैं ना, ठीक है ना। तो टाइम गैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जो बंदा कल डिपॉजिट करा के गया था वो आज सारा का सारा पैसा निकलवाने के लिए आ गया, तो आज नया बंदा भी तो जमा करा के गया, वो कल निकालेगा, ठीक है ना। और दिमाग में कभी उसके ऐसे तो होंगे नहीं कि अभी उसने बिल्कुल डाले हैं और बिल्कुल अभी के अभी निकाल लेगा, है ना। करंट अकाउंट वाले तो करते हैं ट्रांजेक्शन कि भाई डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग तो नहीं करेंगे ना। अच्छा, फिर यहाँ पे एक एक और नहीं रीजन रीजन लिखा हुआ है बच्चों, बैंक जो है, बैंक एफडी भी तो करता है, बहुत सारे लोग एफडी भी तो कराते हैं, वो भी नहीं लिखा हुआ है रीजन यहाँ पे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो प्रोसेस चलती रहेगी तो अल्टीमेटली रिजर्व्स कितने बन जाएंगे, जितने हमारे इनिशियल डिपॉजिट से। तो बच्चों हमारी डीप ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे नहीं लिखी है, बुक में तो केवल इतना ही लिखा है, जो आपके नोट्स में जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी और भी बड़े सारे फैक्टर्स है, 2-3 फैक्टर जो मैंने आज आपको बताए, ठीक है, कि बैंक एफडी, बैंक क्या भी करता है, एफडी भी करता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हालांकि अगर एक बारी के लिए सोचो तो आप उसमें कंसिडर कर सकते हो कि कांस्टेंट फ्लो होता है न्यू डिपॉजिट्स का, लेकिन इसमें भी टाइम डिपॉजिट तो एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं, तो वो हमारे लिए वहां पे मार्जिन रह जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी। और दूसरा, सारे बच्चों को पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोसेस के अंदर जितने रिजर्व्स बनेंगे ना इधर में, वो किसके इक्वल होंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स, तो वहां पे भी हमारे लिए सेफ है। तो बच्चों अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या करता है, थोड़े ही रिजर्व क्यों बनाता है, एक फ्रैक्शन ही क्यों बनाता है, कंप्लीट रिजर्व क्यों नहीं बनाता, तो 3 रीजन ये लिखे हुए हैं, और 2 रीजन मैंने आपको एडिशनली और बताए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोसेस में पूरे रिजर्व बन जाएंगे और एफडी भी आती है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आज के फ्रेश टॉपिक की, मनी मल्टीप्लायर। नाम से डिफाइंड है मनी, कि मनी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। शॉर्ट में हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं, एमएम, क्या बोलते हैं, सारे बच्चों को पता है एमएम इज इक्वल टू 1/LRR। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 रुपए का अगर हम रिजर्व बनाते हैं, 1 रुपए का अगर हम रिजर्व करते हैं, तो वो अपने आप में इतना परसेंट है, तो कंप्लीट नंबर कितना होगा। जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पहले भी पूछा था कि अगर आपकी मम्मी ने आपको ये बताया कि बेटा मेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, और वो जो सेलर है ना वो ये बोल रहा था कि भाभी हमने आपको कितना डिस्काउंट दिया है, 10% दिया है, कितना दिया है, 10% डिस्काउंट, तो ये बता मेरे को कि उसका प्राइस क्या होगा, एमआरपी क्या होगा उसका, कितना, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है 10% के साथ, तो 1000 होगा। आपने क्या किया, 100 रुपए अपने आप में कितना परसेंट है, 10% है, तो कंप्लीट आप निकाल सकते हो, 1000 आ जाएगा। और फिर 1000 का वापस से किसी क्रॉस चेक कर लो आप, 1000 का 10% करोगे तो कितना ही आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसकी एप्लीकेशन मैंने एक बार तो पूरी आपको पूरी क्लास लगा करके समझाई थी, ठीक है, खैर उसमें कुछ अलग नहीं था, यही चीजें थी बस। फिर भी देखो अभी मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी, जो एमएम है मनी मल्टीप्लायर वो क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ मनी को मेजर करता है दैट द बैंक्स कैन क्रिएट, मतलब कितना पैसा बैंक क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कितने गुना, कितने टाइम्स बैंक क्या कर सकते हैं, पैसा क्रिएट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, किसकी फॉर्म में, डिपॉजिट्स की फॉर्म में, विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व, कि 1 रुपया रखने के लिए, ठीक है ना, या उसके कंटेक्स्ट में या उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग, 1 रुपया जो भी बैंक रखता है अपने पास रिजर्व के तौर पे, उसके बेसिस पे बैंक कितने रुपए क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों बैंक कितने रुपए क्रिएट कर पाएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएगा, वो डिपेंड करता है ओवरऑल किसके ऊपर, रिजर्व के ऊपर, किसके ऊपर, रिजर्व के ऊपर, यानी कि एलआरआर की परसेंटेज के ऊपर। सारे बच्चों को पता है अगर रिजर्व्स कम होंगे यानी कि वो एलआरआर की परसेंटेज क्या होगी, कम होगी, तो एमएम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज रिजर्व्स कम
तो लोन ज्यादा, और लोन ज्यादा तो वो प्रोसेस बूस्ट अप होकर के चलेगी या स्लो स्लो चलेगी? बूस्ट अप होकर के चलेगी। जितना ज्यादा पैसा मार्केट में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, बेटा पैसे से ही तो पैसा बनता है, यस और नो? तो जितना ज्यादा मार्केट में लोन जाएगा उतनी ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होगी। और अगर हम रिजर्व्स क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, तो लोन कम जाएगा, और जब लोन कम जाएगा तो मार्केट में मनी भी कम क्रिएट होगा। तो ये वही बोल रहा है कि मनी मल्टीप्लायर मेजर करता है वो अमाउंट ऑफ मनी को, कि कितना पैसा हो जाएगा दैट द बैंक कैन क्रिएट, कि बैंक जो क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, किसकी फॉर्म में, डिपॉजिट की फॉर्म में, विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व। मतलब हर एक रुपया जो रखा है उन्होंने रिजर्व के तौर पर, उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग बैंक कितने टाइम्स क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो पहला बुलेट था थोड़ा टेक्निकल था, है ना? मैंने इसको थोड़ा और क्रैक करने की कोशिश की है। सेकंड वाला आप देखोगे ना तो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा, और मर्जी आपकी है। अगर एमएम डिफाइन करने के लिए आ जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वाला ही क्या करके आना है, लिख के आना है। मैंने समझा दिया, कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा। लेकिन अगर आप सेकंड वाला भी पढ़ोगे तो सेकंड वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, लिखी है ऊपर वाली बात, लेकिन आसान शब्दों में लिखी है। सिंपली अ मनी मल्टीप्लायर कैन बी डिफाइंड एज, मनी मल्टीप्लायर को आप डिफाइन कर सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स बैंक कैन क्रिएट डिपॉजिट, कि बैंक कितने टाइम्स क्या कर देगा, डिपॉजिट क्रिएट कर देगा, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। इसको क्या भी बोलते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यानी कि डिपॉजिट्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या क्रेडिट माने जो लोन है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो नाम हो रहे हैं इसके। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर, कोई फॉर्मूला है कि कॉन्सेप्ट है? फॉर्मूला तो अब देखा हमने इसे, कॉन्सेप्ट तो हम इसे कई दिनों से पढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट बजट जब हम पढ़ रहे थे, जब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1/LRR। LRR क्या होता है बच्चों? लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है ना? हियर LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। आगे देखना, हायर इज द रेट, जितना ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। लोअर इज द मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन उतना कम होगा क्योंकि रिजर्व ज्यादा रखने पड़ेंगे। एंड लोअर इज द रेट, हायर इज द मनी क्रिएशन, जितना कम रेट होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। अभी करके दिखाता हूं, देखो, हालांकि करके ऑलरेडी दिखा रखा है आपको, लेकिन फिर भी देख लो। केस 1 की बात करता हूं। LRR बच्चों 10% है, कितना है? MM की वैल्यू बताओ मेरे को। MM इज इक्वल टू 1/LRR, बोले तो 1/10%। इसका मतलब क्या हुआ, जाने दो, 1/LRR को छोड़ो, ये बताओ इसका मतलब क्या है। एक अपने आप में 10% है, तो कंप्लीट नंबर कितना होगा? अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम केस सेकंड ले लेते हैं। पहले बताओ, इंक्रीज करके बताऊं LRR या डिक्रीज करके बताऊं? चलो जी, LRR अभी कितना ले लेते हैं, 20%। ठीक है, MM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20%। बच्चों एक अपने आप में कितना परसेंट है, 20% है, तो कंप्लीट नंबर कितना आएगा? तो करके देख लो, 5 का 20% निकालोगे तो एक ही आएगा। अभी आप देख रहे हो बच्चों, जब LRR कितना था, 10% था, तो MM की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी। मैंने रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उधर टेक्स्ट में लिखा था कि MM की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी। देख लो आप हुई क्या नहीं हुई, इधर रेट बढ़ गया और MM की वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 5 हो गई। अभी क्या करके देख लेते हैं, डिक्रीज करके देख लेते हैं। किसको किसको डिक्रीज करेंगे बोलो? LRR को। केस थर्ड, कितना ले LRR, 5%। MM इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक अपने आप में 5% है, तो कंप्लीट नंबर कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे क्या हो गया बच्चों, LRR का रेट कम हो गया तो MM की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि रिजर्व्स कम हुए, लोन ज्यादा गया। इस केस में लोन कितना गया हुआ, 95%। जब 95% लोन गया, और जबकि अगर हम पहले केस की बात करें तो वहां पे लोन कितना गया था बच्चों, 90%। कितना गया था? थर्ड वाले केस में लोन जा रहा है 95%, तो मनी क्या हो पा रहा है, ज्यादा क्रिएट हो पा रहा है। और तुम देखना,
रेट 5% से चेंज हुआ है, लेकिन वो कितना हो गया, उसमें देखो कितना इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एडिशनल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। एडिशनल इफेक्ट होता है कि भाई चीजें प्लस हो रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तुम बोलोगे भैया इतना फर्क कैसे आ गया, 5% के चेंज होने से 10 टाइम्स का फर्क कैसे आ गया? बच्चों केवल 5% हम हमेशा रिजर्व रखेंगे, लेकिन लोन की जो एक्चुअल में जो अमाउंट है वो ज्यादा जाएगी, समझा ना? परसेंटेज की टर्म्स में तो आपको कितने दिख रहा है, 5% का फर्क दिख रहा है, लेकिन वो हर एक राउंड में, तुमने देखा ना उस टेबल के अंदर 30-35 राउंड चल रहे थे, हर एक राउंड में क्या होगा, 5-5% का इंपैक्ट आएगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? वो इंपैक्ट मल्टीप्लाई होगा। दैट्स वाई वो 20 टाइम्स हो गया। ठीक है ना? यही बच्चों क्या होता है, एमएम होता है। किसी को नोट करना है या फोटो निकालना है इसका तो निकाल लो, बाकी वरना मैं इसका टेक्स्ट करा रहा हूँ। ठीक है, जहां पे वो बुलेट लिखा हुआ है ना कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, या ऐसा लिखा है कि एमएम की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो एलआरआर कम होगा, और अगर एलआरआर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो एमएम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहां पे ये आप 3 केस बना सकते हो, फिर आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप इन्हें टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है ना? ऊपर ऐसे लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे, एलआरआर, और यहाँ पे एमएम, और बराबर में उसकी वर्किंग दिखा देना, ऐसे भी और अच्छे से समझ में आएगा। Finally, it means that there is an inverse relationship between LRR and the money multiplier. LRR, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, MM is inversely related to LRR. अगर LRR बढ़ेगा तो MM क्या होएगा, कम होएगा। ठीक है, और अगर LRR क्या होएगा, कम होएगा, तो MM क्या होएगा बच्चों, बढ़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन है, बहुत छपरी सा क्वेश्चन है, करके बताओगे एक बार? कितना आएगा? अरे भैया ये भी कुछ है तो ऐसे फेंक के मारने के, 4 आएगा। कितना आएगा? प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके दिखा दो, है ना? प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकते हो? चलो सारे बच्चे करो जल्दी से। नहीं कर सकते? नेक्स्ट भी करो, सेकंड वाला कुछ नहीं है, वो भी खत्म क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा, 4, और इसका कितना आएगा, 2.5। समझा कि कैसे आएगा? कुछ नहीं करना यार, इधर कैसे करोगे आप, ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए 1/25%, तो एम की वैल्यू आ जाएगी, और ये कैसे हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। ये कैसे होगा, 1/40% इज इक्वल टू 100/40 इज इक्वल टू 2.5। मैंने तो शॉर्टकट किया है, आप अच्छे से लिख के फॉर्मूला लिख करके बराबर सब करना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, थर्ड वाला, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? Banks are required to maintain LRR of ₹1,000 out of 10,000। 10,000 रुपए अगर बैंक में आए हैं तो उसमें से 1,000 रुपए का बैंक ने क्या बनाया है, रिजर्व बनाया है। बच्चों इस बार LRR की परसेंटेज नहीं दी आपको, हमेशा से आपको LRR की परसेंटेज देता था, लेकिन इस बार परसेंटेज नहीं दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ पे LRR की परसेंटेज निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे निकालते हैं? सिंपली परसेंटेज, जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो। 10,000 रुपए बैंक में आए और उसमें से रिजर्व कितना बनाया, 1,000, तो कितना परसेंट बनाया, 10%। कैसे निकालोगे आप,
1000 बटे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% इज द रेट ऑफ LRR। और बाकी क्वेश्चन सेम हो गया। तो पहले तो इसने पूछा कि MM निकालना है, तो MM निकालने के लिए यहाँ पे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, LRR निकालना पड़ेगा, और अब अप्लाई कर दो 1/LRR, और वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि बैंक कितने गुना गुना कर पाएगा, कितना मल्टीप्लाई कर पाएगा, 10 टाइम्स। नेक्स्ट बोल रहा है इफ द इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 5,56,000, अगर बैंक में कितने रुपए आए हैं, 5,56,000 रुपए आए हैं, देन फाइंड आउट द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड। तो बैंक ये बताओ टोटल डिपॉजिट कितने क्रिएट कर देगा, 5,56,000 आए हैं, हाँ इनटू क्या हो जाएगा, हाँ वो था ना, आपने मैंने कल भी बताया था आपको कि टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू MM, या 1/LRR सीधा भी कर सकते हो। तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 55,600, 5,56,000 तो वैसे ही है, वो डिवाइड कोई करना है, हाँ जी कितना बन गया ये, 55,60,000, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट है क्या, अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये, और होने को कुछ भी नहीं है ये तो पिद्दी पिद्दी चल रही है, अभी तो मजा तो उसमें आएगा 7 चैप्टर में, या इसमें और कुछ नहीं है। किसको समझ में नहीं आया बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, मतलब पॉजिटिव वे में पूछ रहा हूँ, नेगेटिव वे में नहीं पूछ रहा, कभी सोचो कि नेगेटिव वे में। हाँ जी, किसी का कुछ कहना सुनना नहीं, आगे चल सकते हैं पारस, पीछे वाली पंक्ति में महानुभाव बैठे हैं। हम्म, एक क्वेश्चन और दें हम, हाँ अपने पास जैसे अपने मन से लिखो। इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, लिख ले नालायक, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, देना बैंक लिमिटेड, देना बैंक लिमिटेड receives receives demand deposits, demand deposits of rupees, demand deposits of rupees 1,25,000 and fixed deposits, and fixed deposits of rupees 2 lakhs, 2 lakhs, full stop, as per the guidelines of RBI, as per the guidelines of RBI, comma, commercial banks, commercial banks, commercial banks is required, is required to create, to create reserves, reserves at the rate, reserves at the rate 30%, at the rate 30%, full stop. You are the, you are the newly appointed, newly appointed loan officer, you are the newly appointed loan officer in the Dena Bank Limited, in the Dena Bank Limited, full stop. Your branch manager, your branch manager
want to know that, want to know that, want to know that how many times, how many times Dena Bank Limited, how many times Dena Bank Limited is able to create, is able to create total deposits, is able to create total deposits, and also he want to know that, he want to know that, he want to know that how much will be the, how much will be the total deposits, how much will be the total deposits created by the bank, created by the bank in the month of, in the month of July 2023. Full stop. Please, प्लीज ब्रांच मैनेजर की खुजली दूर करो, मतलब इन द सेंस लिखो, इंग्लिश में लिखो उसे। उसको मस्ती है ना ऐसा पूछने की तुम्हारे से। प्लीज कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट, प्लीज कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रांच मैनेजर। क्वेश्चन आपको प्लीज बोल रहा है, इतनी इज्जत। कर दो ना पूरी, वो केजरीवाल साहब भी बोल रहे तो करना। ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, तो करना। हाँ हम भी परेशान है। इसको बोलते हैं बच्चों केस स्टडी, ठीक है ना। दम कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं दम है, खोखली है एक केस स्टडी, लेकिन बस क्या है, बच्चे को डराना है। नॉर्मली बोलो तो बच्चे को डराना है, बाकी अगर देखो तो एक्चुअल में तो ये है कि बच्चा एनालाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कुछ नहीं है इसमें। ये मुंह जबानी काम है बस ऐसे ही। आधे बच्चों ने तो सुनते सुनते सॉल्व कर दिया होगा उसके पहले ही। लेकिन बस ये है कि 4 नंबर में अगर आएगा तो कैसे लोगे 4 नंबर, उसके लिए प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन ने चल के इतना लिखा है तो वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी कुछ लिखोगे, क्योंकि बच्चों लिखने के नंबर मिलेंगे, ना लिखने के नहीं मिलने के। अल्टीमेटली जो सच्चाई यही है। कितना आया बच्चों, क्या चीज? कितना बोल रहे हो?
MM की वैल्यू कितनी आएगी? 3.33। वेरी गुड। और टोटल डिपॉजिट्स कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10,82,250। यही आएगा। क्वेश्चन में मैंने वो कितने बताए थे? 1,25,000 तो, और 2 लाख आई थिंक, तो टोटल कितने हो गए? 325 की किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3.33 में, तो कितना आएगा? 10,82,200। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ था क्या इसमें? बस देना बैंक था, लेना बैंक था, ब्रांच मैनेजर था, और हाँ जी, हाँ वो कुछ लेना चाह रहा था ना, डेटा लेना चाह रहा था ना वो। अब कैसा था, जैसा भी था। हाँ जी, चलो बच्चों अब छोटे छोटे नोट्स देखो यहाँ पे, काफी नॉलेजेबल है। इनसे आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ और निकलेगी, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया ऐसे नोट उसमें तो लिखे नहीं रहते एनसीईआरटी में। तो बेटा जो ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उनकी इंटरप्रिटेशन निकाल करके ये खुद से बनाए हैं, है ना, ताकि अगर ये आपको एग्जाम में आ जाए ना। बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम में जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा पहले उसे एनालाइज करेगा, फिर उसे सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि हमारे पास तो क्या ही होता है, लिमिटेड टाइम होता है। इस केस में ये होगा कि अगर हमने कोई नया क्वेश्चन, मतलब हम जो आया है उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके, वो अगर हम पहले से ही उसको थोड़ा एनालाइज नहीं करके गए, ठीक है ना, कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल सकती है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, तो वहां पे हम एनालाइज करने में टाइम डालेंगे, और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे कि शायद हमारा पेपर छूट सकता है ना। तो उन चीजों को क्लास में एनालाइज करने का मकसद यही होता है कि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको देखने के बाद ही पता पड़ जाए कि हाँ यार ये चीजें तो हमारे पहले ही सॉल्व की हुई है, ठीक है ना, देखी हुई है चीजें। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। इसके बेसिस पे एक आध कोई और नया क्वेश्चन बन जाएगा तो वो भी आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप पूरा पेपर भी क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना, कुछ छूटेगा नहीं। तो वही चीज है बच्चों, पहला तो बहुत छपरी सा पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया। टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, यानी कि MM, ठीक है। और मैं MM की जगह क्या भी लिख सकता हूँ बच्चों, 1/LRR भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत होगी क्या आपको? नहीं होगी ना। और अगर मैं ऐसे कर दूं बच्चों, इस चीज को अगर ऐसे लिख दूं, इनिशियल डिपॉजिट्स अपॉन LRR लिख दूं, तो भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको? नहीं, क्योंकि एक ही तो बात है ना। 1 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, इनिशियल डिपॉजिट में, तो इनिशियल डिपॉजिट रहेगा या 1 बन जाएगा। एक बार मैंने ऐसे एक बैच में पूछ लिया था, तो एक बच्चे ने बोला 1 हो जाएगा वो, मतलब 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, इनिशियल डिपॉजिट में होगी, तो वो 1 हो जाएगा। बच्चों इनिशियल डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। अपॉन में क्या रहेगा, LRR एज इट इज है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम। ये एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ना कैपेबल है कि ये चीज एक्सप्लेन कर पाए। और अगर ये कुछ नहीं है बच्चों, पता क्या है, एग्जाम में ना एग्जामिनर का दिल शायद इसी लाइन पे आ जाए, वो पूरे कॉन्सेप्ट को छोड़ करके बस ये लिख देगा कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक रेजेस द नेशनल इनकम, और फुल स्टॉप लगा करके लिख देगा कमेंट, और आगे लिख देगा 4 नंबर। अब बस ये एक्सप्लेन करना है। तुम बोलोगे कैसे भैया, नमन भैया आपने तो कराया नहीं, और कराया भी तो बस एक लाइन लिखवाई है, वो भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला है। अरे बच्चे आंसर तो वही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर तो वही है। क्यों, क्या कैसे बताओगे आप, इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे आपको क्रेडिट क्रिएशन ही बताना है कि इनिशियल डिपॉजिट, एग्जांपल भी लेके बता सकते हो। पहले बताओगे कि बैंक में जो इनिशियल डिपॉजिट आते हैं, बैंक आर एबल टू क्रिएट मैनी मोर टाइम्स देन द इनिशियल डिपॉजिट, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। और एक बात बताओ, जब 1,000 रुपए से कितने बनाए, 10,000 बनाए, अगर LRR का रेट 10% है, तो क्या इससे नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी? और फर्दर बैंक क्या करते हैं बच्चों, लोन जो देते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देते हैं, है ना। इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे, है ना।
और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और पैसे से तो पैसा क्रिएट हो ही रहा है। ये सारी चीजें लिखनी है, टेबल बना के बता सकते हो आप। अजम्पशन मत बताना इसमें कि हम ये मानेंगे कि बैंक ये करेगा, इसमें एक वो अगर सीधा आपको क्रेडिट क्रिएशन पूछा हो वो तब लिखनी है अजम्पशन। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें लिखना क्या है ना, वो सारा ही लिख देते हैं अननेसेसरली। मतलब अब एक इस वाले में तो 4 नंबर में तो पूरा सुपरमैन बनेंगे, फिर बाद में ऐसे मुर्गे की तरह फड़फड़ाएंगे बाद वाले जो क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करने का है, जो पूछा है उसका जवाब देना है। अगर तुम्हारे को नहीं बन रहा कुछ जवाब तो उसके रिलेटेड चीजें लिख सकते हो आप, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब चीजें आपको इनफ आती है ना कि हाँ भाई मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, तो फिर वो जैसे वो बोलते हैं ना, चिंकी मिंकी बोलती है कि इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। अरे वो आपको कोऑर्डिनेशन में वीडियो नहीं दिखाई थी मैंने आपको कि कप्पू शर्मा इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो वही चीज है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है ना, जब इनफ आपके पास लिखने के लिए हो तो सीधी बात लिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप सेकंड वाला पॉइंट अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप इसे हैंडल कर लोगे। अगर मैं टेस्ट में दे दूं तो हैंडल कर लोगे, देख लेंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द इनिशियल डिपॉजिट्स। बच्चों जो प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं वो इनिशियल डिपॉजिट होते हैं मेड बाय द डिपॉजिटर। जो किसने डिपॉजिट कराए हैं? डिपॉजिटर ने इन द बैंक। मतलब जो शुरुआत में जो इनिशियल डिपॉजिट हुए उन्हें प्राइमरी डिपॉजिट बोल रहे हैं। भाई प्राइमरी तो वही है ना, बाकी जो प्राइमरी से क्रिएट किए हुए वो क्या है? सेकेंडरी। ठीक है ना, छोटी सी जस्ट ऑब्जर्वेशन थी। मतलब एक बार ऐसे कहीं पे क्वेश्चन देखा था मैंने तो मुझे लगा कि ये डाल देना चाहिए यहाँ पे, कभी बच्चे समझ ही ना पाए कि भाई सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या चल रहे हैं और प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है। वेयर सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, इन्हें क्या भी बोलते हैं? डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी से ही तो बने हैं ना। ठीक है ना, आर द डिपॉजिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक ने क्या किए है? क्रिएट किए हैं टू द बोरोवर व्हाइल लैंडिंग लोन। वो जो लोन दे दे करके क्या किए? क्रिएट किए, उन्हें सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है यार, ये दोनों पॉइंट्स, ये काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। बी केयरफुल। एक बार आप अगर पढ़ के मेरे को समझा सकते हो तो यानी कि मतलब आप ना यार बहुत अपर लेवल पे खेल रहे हो, अगर ये 2 पॉइंट समझा पाए मेरे को। लास्ट वाला एक बार देख लो, लास्ट वाले में कुछ नहीं है। क्रेडिट यानी कि जो लोन है प्लस जो रिजर्व की अमाउंट है वो टोटल किसके इक्वल हो जानी है? डिपॉजिट्स के इक्वल हो जानी है। किसी भी लेवल पे देख लो आप, किसी भी लेवल पे। ठीक है ना, आप एंड में देखोगे, सबसे एंड में वही तो है कि अगर बैंक में 10,000 रुपए क्या हुए, टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए हैं, तो उसमें से अगर क्या किया हमने, 10% अपने रिजर्व रख लिए, तो 1,000 के रिजर्व हो गए, बाकी 9,000 का लोन हो गया। तो ये इक्वेशन, अरे जैसे अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है ना कि लोन प्लस रिजर्व इज इक्वल टू डिपॉजिट्स होगा। इसमें कुछ नहीं है, मेरे को तो इसके जो लास्ट वाले, जो सेकंड लास्ट है और थर्ड लास्ट है, ये समझा दो तो कुछ बात होगी। Credit to deposit ratio will always remain less than 1। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, अब तुम बोलोगे भैया क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? कुछ नहीं है यार, आप तो अकाउंट्स के बच्चे हो, आपको तो ऐसे ही समझ में आ जाना है। मैथमेटिक्स में भी छोटे छोटे चौथी पांचवी के बच्चे खेलते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह इस तरह के चैप्टर्स। वो कह रहे हैं कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, थोड़ा आपके लिए इजी कर दूं क्या अगर आपको थोड़ा हार्ड जा रहा है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। ये नंबर हमेशा क्या आएगा? 1 से कम आएगा। एक्सप्लेन कर दो कैसे। जो हम, हाँ, अच्छा, थोड़ा सा टच किया। हाँ जी, कौन बताएगा? अरे हमें तो लगा था यार सबको पता पड़ जाएगा। क्रेडिट का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट्स द राइट आंसर। हमेशा बैंक जो क्या देगा, वो डिपॉजिट से कम ही होगा ना, बिकॉज बीच में कौन भी तो है। हाँ बच्चों, जो रिजर्व है ना, रिजर्व इज लाइक अ अमरीश पुरी। रिजर्व इज लाइक अ अमरीश पुरी।
जो राज को सिमरन से मिलने, यस और नो? रिजर्व भी तो वो दीवार है ना बीच में, अगर रिजर्व ना हो तो फिर तो लोन और वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। हाँ बोलो ना, रिजर्व भी तो किसको इक्वल नहीं होने दे रहा। अगर बैंक में हमने डिपॉजिट कराए 100 रुपए के बच्चों, तो बैंक हमेशा जो लोन देगा वो 100 रुपए से कम के ही देगा ना। मैं सेफर साइड पे बस 5% का मार्जिन मान लेता हूं, तो लोन कितने का जाएगा, 95 का। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये जो रेशियो निकल के आएगा, तो ये हमेशा किससे कम होगा बच्चों, 1 से कम होगा। अच्छा, ये कभी 1 हो सकता है, कभी भी 1 नहीं होएगा, बिकॉज बैंक फेल हो जाएगी। रिजर्व ही नहीं रखेंगे तो बैंक फेल हो जाएगी ना। क्या ये कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है बच्चों, और आपको ना ये अदर्शन और रीजन में खिलवा सकता है। अभी मैंने आपको अदर्शन एंड रीजन सॉल्व नहीं कराए, और ना ही मैं कराना चाहता हूं अभी, बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, और केस स्टडी सॉल्व कर लो। जो अदर्शन एंड रीजन है उनको हम बाद में क्या करेंगे, इकट्ठे सॉल्व करेंगे। पहले पूरे जो सिलेबस है उसकी कवरेज हम कर ले, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि अदर्शन रीजन में और आपको बाकी दूसरे एमसीक्यू में क्या कर सकता है, बड़े अच्छे लेवल पे खिला सकता है आपको। अगर वो ये बोल दे, ऑप्शन देगा, क्या क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, या नन ऑफ दीज, ऐसे। और बहुत सिंपल सी बात है, क्रेडिट मतलब लोन, और डिपॉजिट मतलब जो हमने डिपॉजिट करा है। लोन इज ऑलवेज लेस देन डिपॉजिट, बिकॉज बैंक हैज टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व, से यस और नो, तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, मतलब बैंक में डिपॉजिट आए 100 रुपए के, लोन दे दिया हमने 110 रुपए का, हाउ इज दैट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल बच्चों। नेक्स्ट, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 1। ये एक्सप्लेन कर सकते हो, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, जो रिजर्व हम बनाएंगे वो भी हमेशा डिपॉजिट से कम होंगे। 100% क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज फिर लोन नहीं जाएगा, लोन नहीं जाएगा तो मनी क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्या वो ग्रेटर देन हो जाएगा रिजर्व, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो आप, कि ऐसे कैसे होगा कि यार कोई बंदा बैंक में 100 रुपए जमा करा गया, हमने ना सेफर साइड पे खेलने के लिए 110 रुपए की रिजर्व बना लेके, अरे कभी पैसा लेने के लिए आ जाए। हाँ पे जितना है उतना ही तो लेने आएगा, अगर सारे भी इकट्ठे होके आए और एक साथ ही निकाल के लेके जाएगा। बच्चों आज तो मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ कि मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो बच्चे फिर पागलों जैसा करते हैं, ठीक है ना, फिर सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है। तो बच्चों इसलिए अभी समझने के बाद बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन जब ये अननोन होता है ना, और फर्स्ट टाइम ये सामना करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन से, तो फिर ये हमारे ना बाउंसर जाते सर के ऊपर से, है कुछ नहीं है, ये सीधा बोल रहा है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 1, ना तो कभी 1 होगा। तुम बोलोगे भैया तुमने तो पढ़ाया नहीं, कौन कह रहा पढ़ाया नहीं, अभी ऊपर नहीं पढ़ाया, वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट। अब बच्चों आप, अब वो जमाना चला गया कि जब सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, अभी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। हालांकि अभी भी मेरी सीबीएसई से मतलब एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ी चेकिंग अगर बहुत अच्छे से करो, है ना, चेकिंग सीबीएसई में बड़ी लिबरल होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि 10th में जिसको कभी पास भी नहीं होना था, वो भी 11th 12th में आकर के हम जैसे टीचरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी, मैं पता क्या है, कल ना एक बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, भाई इतना परेशान हो गया मैं, कि मैं कल एक बच्चे को समझा रहा हूँ कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, और तूने मेरी कंपनी के 30,000 शेयर खरीदे हैं, तो हाउ मच यू हैव टू पे टू मी। वो ये नहीं बता, वो बता रहा है, कभी 1,000 कह रहा है, कभी 3,000 कह रहा है उसको मैंने ये इतना भी बोल दिया कि अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है और तूने एक चॉकलेट खरीदी, तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा मेरे को, कह रहा मेरा मैथ वीक है। मैं कह रहा हूँ इसमें मैथ लग ही कहाँ रहा है कि जो तेरा मैथ वीक है। तो भाई थोड़ा सीबीएसई से रिक्वेस्ट ये भी है कि यार थोड़ा चेकिंग ठीक ठाक करो, और बच्चे उस लायक अगर हो तो पास करो, अदरवाइज नहीं करो। जब तुमने कोई सिस्टम बनाया, या तो ये सिस्टम ही खत्म कर दो एग्जामिनेशन का, बच्चे को ओपनली क्या दो, आप नॉलेज दो, वो अपने आप देखेगा, बच्चे अपने आप सीखेंगे। और जब आपने कोई सिस्टम लगाया है तो उसको बराबर से उसको यार करो, तो चेकिंग ही तुम इतने लिबरल कर रहे हो। बच्चों को बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आदत खराब हो जाती है, 10th 11th 12th में जो है आदत खराब हो जाती है, असली में पता पड़ता है उसे जब वो किसी प्रोफेशनल कोर्स में आता है।
प्रोफेशनल कोर्स में भैया तुम समझो ना कि जैसे अगर मैं बात करूँ आईसीएआई की बात करूँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो अगर सीबीएसई में ऐसे मैंने ऐसे बच्चे देखे मेरे खुद के साथ के, इवन मैं खुद भी, ठीक है, एक हमारी क्लासमेट थी, बच्चों हमारे बैच की टॉपर थी मुजफ्फरनगर की, मतलब पूरे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। एसआरसीसी में उस बंदी का एडमिशन, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं सुनो, और पता क्या है, सीए इंटरमीडिएट में उसको ना सेकंड ग्रुप में 3 बार रुलाया, 3 बार, और जिसकी एसआरसीसी में एडमिशन और 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज उसके नंबर, तुम समझो कि सीबीएसई में चेकिंग कितनी लिबरल होती है ना, फ्री फंड के नंबर बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, और जब वो बच्चा फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में आता है तो बच्चों 40 लाने महाभारत हो जाते हैं, 40 नंबर लाने, है ना, बड़ी दिक्कतें जाती है। तो ये दर्द तो अब रहने तो ज्यादा झलक जाएगा। सुनो इधर सुनो, अभी अभी मेरे को बताओ आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे चल सकते हैं हम? नहीं, अरे कितना एफिशिएंटली बोला नहीं। बच्चों इस चैप्टर का फिलहाल, इस चैप्टर का हमारा क्या हो गया, एक पार्ट तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट हो रही है हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। पिछले वाले तुम तो भैया पहले भी बोल रहे थे, नहीं नहीं, पहले कब बोला मैंने, केवल एक ही टॉपिक के लिए तो बोला, क्रेडिट क्रिएशन के लिए, या तो क्रेडिट क्रिएशन आएगा या इसमें से कुछ आएगा, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर में जब चॉइस आती है तो दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो सेंट्रल बैंक से और एक क्रेडिट क्रिएशन से या मनी क्रिएशन से, और उसमें आपको एक करना होता है, ठीक है। तो कल का बच्चों हमारा एजेंडा क्या रहेगा, कल का एजेंडा होगा हमारे 3 क्वेश्चन हमारे को डिस्कस करने हैं, जो अभी तक मतलब कल से मतलब है मंडे से, हाँ सिंचाई होगी कल। सुनो, परसों में हम क्या करेंगे बच्चों, परसों में क्या करेंगे हम, सारे बच्चे बताओ। परसों में 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, एक तो नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और एक लोरो अकाउंट, दूसरा एक वो स्विफ्ट की वो लॉन्ग फॉर्म, वो कुछ नहीं है अभी, चाहे तो अभी भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक और है, कौन सा, कि सारे लोग इंग्लैंड ही क्यों भागते हैं पैसा लेकर के, ठीक है ना, तो वो उसी दिन डिस्कस करेंगे ना। तो 3 टॉपिक है बच्चों, वो उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में आपको मतलब 15-20 मिनट में डिस्कस करा करके सेंट्रल बैंक क्या कराऊंगा, ये टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। अच्छे से कर लेना बच्चों, जितना भी हमने अभी तक पोर्शन किया है, और इसके नोट्स वगैरह मेंटेन कर लेना प्रॉपर आप, और बाकी मिलते हैं परसों, कल का ऑफ रहेगा, ठीक है ना। फिर कभी बच्चों नेक्स्ट वाले संडे में पक्की बात, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले संडे में, कल का तो ऑफ है। ये कल आना चाहते हो, अगर सारे आओगे तो बुलाऊंगा, नहीं आओगे, देखो वो सारे मना कर रहे, सारे बच्चे आएंगे तो फायदा है कुछ, अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। कल का तो कैंसिल है, जब भी आप सलाह बना लेना अपनी, आपस में कर लेना, है ना, अपनी कंसेंसस बना लेना, बता देना मेरे को, नेक्स्ट वाले संडे में आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।